अब बामसेप के काफी बड़े ओहदे पे राष्ट्रीय स्तर का हो। बामसेप ने जिन महापुरुषों की विचारधारा को स्वीकार किया है प्रेरणा के रूप में, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन महापुरुषों का वैशिष्ट्य यह रहा है कि इन्होंने कृति के साथ विचार को रखा है। लेकिन बामसेप के बारे में कहा जाता है कि बामसेप कृति नहीं करती, विचार। तो क्या ये विरोधाभास सही है? यदि सही है तो क्यों? अगर सही नहीं है तो फिर सही क्या है? जो आपका स्टेटमेंट आया है ये बहुत ही ज़्यादा विरोधाभास का स्टेटमेंट है। बामसेप जो संगठन है यह एम्प्लॉयज़ का संगठन है और एम्प्लॉयज़ का संगठन होने के बावजूद ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटी जो कि यहाँ के 85% लोग हैं उनके एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन है। और उनके एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद जो SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इतने सारे संगठन पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में बने हुए हैं और वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए काम करते हैं, बामसेप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। बामसेप उनके प्रमोशन है या उनके जयंती के प्रोग्राम है या मतलब वहाँ के ये छुट्टी नहीं मिली, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, ये चीज़ों में नहीं है। बामसेप तो बाबा साहब ने जो शिक्षित वर्ग को जो दिशा निर्देश दिया था, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस समाज में से जब मेरे लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो ये समाज का इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन देंगे, ये इंटेलेक्चुअल्स होंगे समाज के। और उन्होंने उस चीज को डिफाइन भी किया कि एजुकेटेड पर्सन क्या और इंटेलेक्चुअल पर्सन क्या है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण यहाँ एजुकेटेड हो सकता है वो, लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं है। वो इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं है? वो हमारे समाज के लिए इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह हमारे समाज के समस्याओं का आकलन नहीं कर रहा, वो हमारे समाज को दिशा नहीं दे रहा, वो हमारे समाज के लिए उसकी फोरसाइट नहीं है, वो हमारे समाज के लिए विजन नहीं दे सकता, वो हमारा लिबरेशन नहीं कर सकता, वो हमको मुक्ति नहीं दे सकता। लेकिन हमारे समाज का एजुकेटेड पर्सन हमारे समाज का इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। और ये इंटेलेक्चुअल होने के बाद में इंटेलेक्चुअल होना चाहिए मतलब उसे समाज को विजन देना चाहिए, वो समाज की समस्याओं का आकलन करना चाहिए। ब्राह्मणवाद इस समाज में किस तरह से पनप रहा है उस चीज का आकलन करके समाज को बताना चाहिए। ब्राह्मणवादी संस्कृति को एक्सपोज करना चाहिए। ब्राह्मणवादी संस्कृति जो कास्ट जातिवाद जो इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है, जिसके खिलाफ सारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है, वह आज की तारीख में किस तरह से पनप रही है, इन चीजों को बताना चाहिए। और यहाँ से लोगों को मुक्त करके यहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और जो जितने भी डेमोक्रेसी की पिलर्स है उनको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। लोगों को आंदोलित करना चाहिए, लोगों को सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर ओवरटर्निंग, अपरूटिंग ब्राह्मणिज्म, ये जो विजन बाबा साहब ने दिया है, अगर वहाँ का एजुकेटेड वर्ग, अगर इंटेलेक्चुअल वर्ग वो काम करता है तो ही समाज अपनी गुलामी से बाहर निकल सकता है, ऐसे बाबा साहब ने कहा था। तो बामसेप ने अपने कार्य प्रणाली में, अपने विजन में, अपने ध्येय में ये सारी चीजों को इंटीग्रेट किया हुआ है। बामसेप का विजन ही है इट विल utilize and the educated people from the society to convert them into trained intellectuals। और वो इंटेलेक्चुअल जाके समाज के हर कोने कोने में जाके, डिस्ट्रिक्ट में से जाके विलेज में तक जाकर जितने भी 6-7 हजार जातियों में ये समाज विघटित हुआ है उनके बीच में भाईचारा बनाएगा, उसको आंदोलित करके उसको इकट्ठा करेगा, उनका एक समूह बनाएगा। तो ये तो बामसेप की कार्य प्रणाली में, उसके विजन में, उसके वर्किंग पैटर्न में और फंक्शनिंग में ही नहीं थे। राष्ट्रीय स्तर की अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या 40 साल से जो निरंतर काम कर रही है जिसने कि SC/ST, OBC और माइनॉरिटी सभी को संगठित किया हुआ है। तो कृति और बोलना इसमें कोई तफावत नहीं है, कोई उसमें दूरी नहीं है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं बामसेप के माध्यम से ये दोनों चीजें। व्यवस्था परिवर्तन का ध्येय लेकर बामसेप समाज में पूरी तरह से काम कर रही है। ये इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक तो है ही, ये कैडर बेस्ड ट्रेनिंग, ये इंटेलेक्चुअल ट्रेन लीडरशिप का समाज को दे रही है, ये समाज को एजुकेट ऑर्गेनाइज कर रही है, अवेकन कर रही है और इसके साथ साथ समाज को आंदोलन में उतार भी रही है, रास्तों में भी उतार रही है। मूल्यवासी संघ के माध्यम से जो कि 2003 से समाज में कार्यरत है, मूल्यवासी संघ के माध्यम से हमने समाज के बहुत बड़े मुद्दे लिए हैं। रोहित वेमुला का इशू हम लोग ने लिया हुआ है
ऊना कांड लिया है, जितने भी एट्रोसिटीज है, जितने पंजाब से लेकर भगाना कांड से, हरियाणा से लेकर तेलंगाना में लक्ष्मीपेट में हुए कांड, एट्रोसिटीज, इनके बारे में रास्ते पे उतरा हुआ है। जो शिक्षा के माध्यम से हमारे लोगों को बेदखल किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन लाके, प्राइवेटाइजेशन के मामले में मूल निवासी संघ रास्ते पे उतरा है। मूल निवासी महिला संघ की आघाड़ी की मैं खुद नेशनल प्रेसिडेंट रही हूँ और मूल निवासी संघ के माध्यम से हमने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस लेके महिलाओं के बीच में एक लेवल ऑफ लीडरशिप हमने निर्माण की हुई है। मूल निवासी कल्याण कर्मचारी महासंघ इंटरनेशनल विंग बामसेफ की है, जिसके माध्यम से मैं खुद और हमारे सीनियर कार्यकर्ता माननीय बीडी बोरकर साहब, हम लोग अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम में जाके 2006 से लेकर लगातार हमने वहां पर बहुत प्रोग्राम्स लिए हैं। मैंने खुद ने कई प्रोग्राम्स लिए हैं। बामसेफ का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाना पड़ता था, तो मैं यही सारा समय उस बामसेफ के काम के लिए भी यूटिलाइज करती थी और हम लोग ने एक नेटवर्क बिछाया हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर बामसेफ बहुजन शब्द अगर वहां पर माना जाता है, बहुजन समाज पार्टी की वजह से नहीं बोला जाता, समझा जाता होगा, लोग यूटिलाइज नहीं करते, वो बामसेफ की देन है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैंने जाके वहां पर प्रेजेंटेशन दिया है और मूल निवासी शब्द आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में यूज किया गया है, वो बामसेफ की देन है, वो मूल निवासी संघ की देन है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बर्कले यूनिवर्सिटी, MIT, बॉस्टन में मैंने वहां पर प्रेजेंटेशंस दिए हैं, टॉक्स हुए हैं, बुलाया गया है। वहां पर मूल निवासी कंसेप्ट और मूल निवासी जो विचारधारा है, इन चीजों के ऊपर वहां पर बहुत ज्यादा प्रतिसाद मिला हुआ है। वॉशिंगटन में हम लोग ने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में वहां पर जाके धरने दिए हुए हैं। 2014 में मैंने खुद ने वहां पर धरना व्हाइट हाउस के बाहर ऑर्गेनाइज किया बड़ी कॉन्फ्रेंस में, और हमने वहां पर जातिवाद के बारे में बोला। तो ये सब, और अमेरिका में सिखों के साथ में हमने काम किया, UK में सिखों के साथ में हमने काम किया, कनाडा में मैंने काम किया है सिखों के साथ में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस लिए। तो कृति और एक्चुअल एक्शन, जो बोलना, प्रचार और कृति, दोनों में बहुत अलाइनमेंट है। बामसेफ जो कह रही है और जो है उसमें समाज को तैयार करने के लिए कृति नहीं होगी तो होगा कैसे। और कहा जाता है कि बामसेफ का असर बहुत तरीकों से दिख रहा है। ये एक तरीका मैंने अभी आपको बताया, और जिस तरह से प्रतिगामी लोग, जिस तरह से काउंटर रेवोल्यूशनरी लोग बामसेफ की जो इशू है उसको पकड़कर एक नेशनल इशू बनाते हैं, जिस तरह से बामसेफ की विचारधारा को लेकर प्रतिगामी लोग लोगों को बरगलाते हैं, ये इसी का टेस्टिमनी, इट इज अ टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट दैट बामसेफ इज हैविंग अ हेवी इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी, and that itself is it's a indication, it's a sure shot indication and a testimony to say कि बामसेफ जो कहती है वो करती है और जो बोलती है वो खुद करती है। जाती है व्यवस्था जो जाति व्यवस्था है, लेकिन स्वतंत्र भारत में संविधान के बाद ऐसी संवैधानिक व्यवस्था भी आ गई कि जिस संवैधानिक व्यवस्था में हमारा प्रतिनिधित्व एजुकेटेड होने के बाद चला जाता है। शायद कोई इंस्टीट्यूट होगी, हर तरह की इंस्टीट्यूट संवैधानिक तौर पे खड़ी हो जाती, लेकिन आज हम देखते हैं स्वतंत्रता के 70 साल के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनमें भी ऐसा बदलाव आ गया है कि वो किसी उन्नत रास्ते की ओर जाने के बजाय किसी अप्रगत विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व वहां होने लगा है। बामसेफ इस सारी चीजों को कैसे देखता है, और इसे जोड़कर मेरा एक दूसरा सवाल ऐसा होगा कि जो इंस्टीट्यूशन जो हो, तो बामसेफ का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो किसी सरकारी कर्मचारी किसी न किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ, लेकिन इसके बावजूद समाज में काफी तौर पे वो युवा लोग हैं जिनके पास कला होगी, संस्कृति होगी, अलग अलग तरीके से, तो उनके लिए प्रेजेंटेशन करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट आज तक नहीं खड़ी हो। तो इस चीज को आप कैसा देखते? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर हमारी जो डेमोक्रेसी चलाने के लिए, डेमोक्रेसी को बाबा साहब ने जिस तरह से ट्रू डेमोक्रेसी लाने के लिए इस देश में, और आपने सही बताया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, ये डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस के जरिए चलती है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया को फोर्थ पिलर कहा गया है। अगर तो इनको चलाने वाले जो लोग होंगे डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले होंगे, अगर ये लोकतांत्रिक ढांचे को में बिलीव करने वाले होंगे, सही डेमोक्रेसी इस देश में आ सकती है। अगर वो लोग लोकतंत्र ना मानते हुए 1950 के पहले जो तंत्र इस देश में चल रहा था, ब्रिटिश आने के पहले जो बहुत मजबूती से इस देश में तंत्र चल रहा था, मनुवादी तंत्र, ब्राह्मण तंत्र, जातिवाद का तंत्र, उस तरह से समाज रचना थी, उस तरह से समाज की इंस्टीट्यूशंस थी,
सारी की सारी इंस्टीट्यूशन जातिवाद और ब्राह्मणी तंत्र को चलाने के लिए थी। अगर 1950 के बाद में जो ये 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हुए हैं, इसमें अगर प्रतिनिधित्व मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों का रहता था, संविधान में लिखा हुआ है कि इनका प्रतिनिधित्व इनके पॉपुलेशन के अनुसार रहना चाहिए, ओबीसी का अलग रहना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का रहना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स का रहना चाहिए, माइनॉरिटीज का रहना चाहिए, ये प्रावधान संविधान में है। इतना ही नहीं तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान है। एडिक्वेट मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, बराबर प्रोपोर्शनल मात्रा में रहना चाहिए, और प्रोपोर्शनल ही नहीं तो एडिक्वेट रहना चाहिए। जितने उनके प्रॉब्लम्स होंगे, जितने मसले होंगे, जितना वो समाज नीचे होगा उसको ऊपर लाने के लिए उतना रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, ये लिखा है। मतलब जो के.आर. नारायण साहब ने कहा कि संविधान यह सोशल रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है, इसी के लिए कहा, क्योंकि सामाजिक डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी इस देश में नहीं है। बाबा साहब ने वार्निंग दी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे पास में आ गई प्रौढ़ मताधिकार के वजह से, लोकतांत्रिक देश हो गया, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, ये माना जाएगा। हुआ ये है कि पहली जो कैबिनेट बनी तब से लेकर मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने विधायिका को ब्राह्मणवादी विधायिका करी। किस तरह से? 65% ब्राह्मण को वहां पर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और वो जो सिलसिला चालू है कांग्रेस के राज में 1952 से लेकर तो आज तक, तो विधायिका में अगर आप देखते हैं तो 4 नेशनल पार्टीज जो है उनके विधायक है, और ये चारों की चारों नेशनल पार्टीज जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो और अन्य आम आदमी पार्टी टाइप के, वो तो अब इनकी नेशनल नहीं हुई है लेकिन फिर भी बनियों की पार्टी हो, तो इन लोगों का प्रतिनिधित्व विधायिका में इन पार्टीज का है। ये सब की सब ब्राह्मणिकल पार्टीज है, और ये ब्राह्मणिकल पार्टी मनुवाद, ब्राह्मणवाद, इनके ऊपर इनका ज्यादा विश्वास है। मतलब सिर्फ विश्वास ही नहीं है तो इनके नुमाइंदे भी ज्यादा है वहां पर। अगर तो रिप्रेजेंटेशन विधायिका में मूल्यवासी बहुजन समाज के विधायकों का ज्यादा होता था तो ये बात नहीं आती थी। अगर आप अभी कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के भी विधायक वहां पर तो है इन पार्टीज में, लेकिन जो व्हिप कॉर्ड है, जो उनके पॉलिट ब्यूरो में डिसाइड होता है, जो लीडरशिप है नेशनल ब्राह्मणिकल पार्टीज की, वो ब्राह्मणिकल है, उनका एजेंडा ब्राह्मणिकल है। ये हो गई विधायिका की बात। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि किस तरह से इस देश की इंस्टीट्यूशंस, अब ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन है, इसको भी किस तरह से ब्राह्मणिकल बनाया गया। ब्राह्मण लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहेगा, ब्राह्मणिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहेगा, ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशंस का रहेगा, निसंदेह वह ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाले लोग होंगे। संविधान और लोकतंत्र अपने आप में नहीं चलता, जो लोग चलाने वाले हैं उनकी मानसिकता, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा पे चलता है। और अगर ब्राह्मणी तंत्र चलेगा तो लोकतंत्र अपने आप नीचे जाएगा। अगर लोकतंत्र को निभाना है, लोकतंत्र को चलाना है, तो ये ओवर रिप्रेजेंटेशन जो 3% लोगों का है, इसको खत्म करना होगा। हो क्या रहा है कि न्यायपालिका देखिए, शुरू से लेके आज तक वहां पर 90% से ज्यादा ब्राह्मणों का वास्तव्य है, उच्च वर्णियों का रिप्रेजेंटेशन है। वहां पर जजेस है, 200 परिवार है ब्राह्मणों के और उच्च वर्णियों के, उनमें से लिए गए हैं। अभी का जो कॉलेजियम सिस्टम जो उन्होंने बनाया, वो बाय सिलेक्शन जो बनाया, नॉमिनेशन जो बनाया, बाय सिलेक्शन नहीं नॉमिनेशन से बनाया, वह भी उसी चीज को बढ़ावा देता है कि उच्च वर्णियों का रिप्रेजेंटेशन जो ज्यादा हो। अगर SC ST OBC, माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं रहेगा तो इन लोगों के हक में जाने वाली वहां पर कोई भी बात नहीं होगी। ये तो पूरे दुनिया के लोकतंत्र का बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन इन्होंने नाम तो के लिए डेमोक्रेसी रखी हुई है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रखी हुई है। ये सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ये सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, ये और सोशल डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ट्रू सही मायने में ये डेमोक्रेसी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में SC ST OBC के अभी तक A और B ग्रेड के इसमें उनके पूरे के पूरे फुलफिल नहीं हुए, पोस्ट फुलफिल ही नहीं हुए, तो जो न्यायपालिका है उसने संविधान के प्रावधान के खिलाफ ही बगावत की है। जो 1992 से 1992 से जितने भी रूलिंग्स आप लेंगे जुडिशरी के, उन्होंने जो संवैधानिक रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का है उसको उन्होंने नकारा है। उन्होंने स्टेट को कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि जितना बैकलॉग है उसको भरना चाहिए। इतना ही नहीं तो प्रमोशन इन रिजर्वेशन को अभी खारिज करने में लगे हुए हैं।
वहां पर डेटा अवेलेबल नहीं करता स्टेट राज्य, डेटा मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, न्यायपालिका ने अग्री किया है कि डेटा है कि इनका अंडर रिप्रेजेंटेशन में है, अंडर रिप्रेजेंटेड है कार्यपालिका में, फिर भी उसको लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, आदमी ओबीसी का है, गवर्नमेंट बीजेपी की है, एजेंडा ब्राह्मणी एजेंडा चल रहा है वहां पर। यूपी में वही हाल है। दूसरी बात यह है कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन, ये मैं आपको किस तरह से बता रही हूँ कि डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने नॉन रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाया, डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने संविधान के खिलाफ किस तरह बनाया है, संविधान की गरिमा, संविधान के निहित सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस और सारे के सारे लोग ये संविधान को जवाबदेह है, संविधान सुप्रीम है, संविधान को ये अकाउंटेबल है। इन्होंने ऐसा करके संविधान के साथ बगावत की है, इन्होंने इस देश के साथ बगावत की है। अगर रिप्रेजेंटेशन के साथ बगावत होती है जो कि लोगों का हक और अधिकार है तो संविधान के साथ बगावत होती है, संविधान के साथ बगावत होती है तो लोकतंत्र के साथ बगावत होती है। जो लोग लोकतंत्र के साथ बगावत करते हैं वो राष्ट्रद्रोही है। तो इस देश में राष्ट्रद्रोह हो रहा है और राष्ट्रद्रोह जो लोग ओवर रिप्रेजेंटेटेड है इस देश में डेमोक्रेसी की हर पिलर में, वही लोग राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। इसीलिए मूल्यवासी बहुजन समाज का कुछ कल्याण नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। पॉलिसीज जो बनी हुई है वो कागजों पे है, वो लागू नहीं हो रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोडालिटी बाय विच काउंटर रेवोल्यूशन हैज हैपेंड इन दिस कंट्री। जो प्रतिक्रांति हुई है वो प्रतिक्रांति नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि मतलब बड़े बड़े अध्यापकों ने और बड़े बड़े रिसर्चर्स लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, माना है। जिस तरह से इस देश की चलना हो रही है वो जातिवाद, कास्ट बेस्ड हो रही है। अभी तक मतलब हर इंस्टीट्यूशन में ब्राह्मणिकल मतलब ये वर्ड है, ये बहुत बड़ा दायरा अपने को सुनिश्चित करता है। ब्राह्मणिकल का मतलब क्या है कि जिसकी फिलॉसफी ब्राह्मणिकल है, गैर बराबरी के ऊपर डिपेंडेंट है। ब्राह्मणिकल का मतलब ब्राह्मण और उच्च वर्णीय लोग चलाने वाले, उनकी आइडियोलॉजी और उसको एक्शन के तरीके से कार्यान्वित कर रहा है। ये पूरे विश्व को ब्राह्मणिकल विश्व माना जाता है। ये एकेडमिक वर्ड है, ये मेरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ वर्ड नहीं है, ये एकेडमिक वर्ड है। तो ये ब्राह्मणिकल जो चीज है उसको डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस में इनग्रेन किया गया, फिर से पनपाया गया, बढ़ावा दिया गया और लागू किया गया। ब्राह्मणी धर्म में लिखा हुआ है कि शूद्र अतिशूद्र धन संचय करेगा तो ब्राह्मण को उससे दुख पहुंचता है। नोटबंदी अगर इन्होंने लाई है उससे देखा गया है कि मूल्यवासी बहुजन समाज और इस देश का जो गरीब है उसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। जो लोगों ने डिफॉल्ट किया, जो लोगों ने काला धन कमाया और जो देश से भाग गए, जिन्होंने एक धन संचय करके उसको रियल एस्टेट में, सोने में, जवाहरात में और प्रॉपर्टीज में 10 जनरेशन तक वो प्रॉपर्टी चली, उनका धन लाने का प्रावधान नहीं किया, उनको अरेस्ट नहीं किया, उनको जेलों में नहीं डाला, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें जुडिशरी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, स्टेट ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जिन लोगों के पास अपना रोटी रोजी निर्वाह करने का पैसा था उन्होंने बैंकों में जमा करवाया नोटबंदी के रूलिंग से। तो ये जो लिखा है विधान ब्राह्मणी स्क्रिप्चर्स में, SC ST OBC शूद्र अतिशूद्र को धन संचय करने की मुबा नहीं है, वही विधान वहां पर लागू है। आप महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, शूद्र अतिशूद्र जिनको कहा जाता है उनके परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, ऐसा कोई विधान जो उनकी स्थिति और उनके ऊपर जो चीज लागू है, ऐसा कोई नहीं है कि जो विधान में नहीं लिखा है और वो लागू हुआ है। मतलब कौन सी चीज लागू है आज? संविधान लागू नहीं है, ब्राह्मणी तंत्र, ब्राह्मणी जो स्क्रिप्चर्स और ग्रंथ है वो लागू है। मंदिरों में जो धन संचय हुआ है, धन संचय मूल्यवासी बहुजन समाज का धन रखा गया है, करोड़ों में है, लाखों करोड़ अरबों है। मतलब 10 साल तक इस पूरे देश का बजट कम पड़ जाएगा, इतना धन है। उसके ऊपर ये चारों पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, ये बात नहीं करते हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं होती। मीडिया में उच्च वर्णीय लोगों का, ब्राह्मणी तंत्र चलाने वाले लोगों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। पॉपुलेशन उनकी 3% है। आंकड़े आए हुए, स्टडी है, योगेंद्र यादव कुमार की स्टडी है, उसमें देखा गया है कि 85% ब्राह्मण लॉबी वहां पर है। मीडिया वो किन की बात कर रहे हैं? वो SC ST OBC की बात नहीं कर रहे हैं। जुडिशरी जो SC ST OBC के संवैधानिक प्रावधान के ऊपर अंकुश ला रहा है, उसको ये लोग कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे, वो नेशनल इशू नहीं बन रहा है। मलकानगिरी में, ओडिशा में शेड्यूल ट्राइब्स के लोग 60,000 लोग भुखमरी के कागार पे है आज की तारीख में, और 300 बच्चे 1 महीने के ड्यूरेशन में मर गए हैं। ये नेशनल इशू नहीं बनता इनके लिए।
ये बगावत जो करी है संविधान के साथ या इस देश के लोगों के साथ, ये जो ओवर रिप्रेजेंटेशन, ओवर प्रतिनिधित्व इन लोग घुसपैठ की है इन्होंने। 3% लोगों ने संविधान के अंतर्गत ट्रू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इसमें इनकी घुसपैठ और इसका संवैधानिक सैबोटेजिंग, हाईजैकिंग और नेशनल ब्राह्मणिकल नेशनल पार्टीज और ब्राह्मणिकल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से इन्होंने इस देश में प्रतिक्रांति की है। इस वजह से हम लोगों को ये स्थिति मूल्यवासी बहुजन समाज की दिखती है। देखिए, आपका जो प्रश्न है कि हमारी नुमाइंदगी ये 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में होने के बावजूद में हमको क्यों नहीं नजर आता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी नुमाइंदगी नहीं है। ओबीसी लोग 56% है। क्रीमी लेयर लागू करके पहले तो उनका ये न्यायपालिका की बगावत रही है संविधान के खिलाफ। कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है न्यायपालिका ने, का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाती है, आपने सुना होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया है, दे आर दिन दहाड़े वो कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। किस तरह से? मंडल कमीशन जब लागू हुआ, मंडल कमीशन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मांग करता है, रिकमेंड करता है, और इन्होंने क्रीमी लेयर लगा के उनके रिप्रेजेंटेशन को नगण्य कर दिया। उसके बाद में जो जितने भी रूलिंग्स है इंदिरा साहनी केस के बाद में, दुरास्वामी और जितने भी आए यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, इन्होंने लिटिगेशन, फर्जी लिटिगेशन डाल के इन्होंने उच्च संस्थानों में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया। मीडिया पूरे तरह से उनके साथ में था। तो आज रिप्रेजेंटेशन ओबीसी का, जो कि बहुसंख्यांक है इस देश में, उनका 6% है। ये रिप्रेजेंटेशन है क्या? दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेशन। एडिक्वेट तो बहुत दूर की बात रही। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनका 17% रहना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब्स के लोग अवेलेबल नहीं है। एजुकेशन उनमें से प्राइवेटाइजेशन लागू करके उनको पूरी तरह से स्टेट सपोर्ट में से निकाल दिया। उनके पास पैसा नहीं है अपने आप को एलिजिबल बनाने का। और शेड्यूल कास्ट के जो लोग वहां पर जाते हैं अपने आप को, तो उनको ये लोग उनको इंस्टीट्यूशन में रिक्रूट नहीं करते। रिक्रूटमेंट करते हैं तो सी और डी ग्रेड सर्विसेज में करते हैं। पॉलिसी मेकिंग लेवल तक इनको जाने नहीं देते। पॉलिसी मेकिंग लेवल पे ये लोग जाएंगे तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इनके ड्रॉप आउट रेट और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में से ही इतने ड्रॉप आउट रेट रहते हैं। और स्टेट जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। SC ST OBC के लोग अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन से करते हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम आज पूरी तरह से खत्म है। तो अंडर रिप्रेजेंट इनको रिक्रूट नहीं किया जाता। तो आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन में शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब्स का लेस देन 2% है। मीडिया में 1% भी नहीं है। हम मजाक को उड़ा के रखा है, मजाक चल रहा है, संविधान के खिलाफ मौकरी चल रही है। ये मौकरी नहीं, मजाक भी नहीं, ये द्रोह है। मुसलमानों का पॉपुलेशन 17% है, 3% से भी नीचे उनका रिप्रेजेंटेशन है। और जो 3% लोग हैं वो 90% ओवर रिप्रेजेंटेड है। इन्होंने हर तंत्र के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, और कब्जा इसीलिए करके रखा हुआ है कि ब्राह्मणी तंत्र चलाया जाए। अब मामला ये आता है कि संगठनात्मक तौर से इसमें क्या तब्दीली लाई जाए, क्या कर सकते हैं हम इसको। तो बामसेप के जरिए जो एक बड़े पैमाने में राष्ट्रीय स्तर का मामला है, ये लोकल स्तर का मामला नहीं है। ब्राह्मणवाद, जातिवाद, पाखंडवाद, सांप्रदायिकता, टेररिज्म, ये सब ब्राह्मणवाद की उपज है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महिलाओं का इस सिस्टम में पूरी तरह से नगण्य रिप्रेजेंटेशन, और उनको जानवर की तरह से उनको ट्रीटमेंट सेकेंड सिटीजन से भी बदतर उनको मिलके उनको हिंसक प्रवृत्ति के लिए कल्पेबल और बहुत वल्नरेबल करके रखना। ये जो सारे मामले हैं कास्ट और पैट्रियार्की से उत्पन्न होने वाले मामले हैं। ब्राह्मणिकल संस्कृति नॉन रिप्रेजेंटेटिव संस्कृति है। ये नॉन रिप्रेजेंटेशन में से निकलने वाले, नॉन प्रतिनिधित्व में से निकलने वाले मामले हैं। ये रिपब्लिकल डेमोक्रेसी के मामले नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो नेशनल लेवल का प्रॉब्लम को नेशनल लेवल के तरीके से सुलझाएंगी, वही लोगों में जन जागृति ला सकती है, वही लोगों को इकट्ठा कर सकती है। और कास्ट और पैट्रियार्की का उद्गम ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणी तंत्र से होता है, ब्राह्मणी धर्म से होता है। ये ब्राह्मणी धर्म ये धर्म नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है और ये षड्यंत्र है। धर्म है वो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी देता है।
कोई भी धर्म हो, लेकिन ब्राह्मणी धर्म जो है वो धर्म नहीं है, वो ये षड्यंत्र है। तो लोगों को इस षड्यंत्र, ये जो काबिज किया हुआ षड्यंत्र है, संविधान के खिलाफ जो बगावत हो रही है, महापुरुषों ने, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे बुद्धा हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे रायदास हो, चाहे पेरिया रामास्वामी हो, चाहे नारायण गुरु हो, ज्योतिराव फुले हो, तुकाराम हो, इन्होंने ब्राह्मणी तंत्र कैसा चलता है, ब्राह्मणी तंत्र को चलाने वाले लोग कौन हैं, हमारे लोगों को मानसिक गुलाम कैसे बनाया जाता है, उनका सारा स्ट्रगल यही था। और आज मॉडर्न टाइम्स में 1950 के बाद में मॉडर्न इंडिया में ब्राह्मणी तंत्र कैसा चलाया जा रहा है और इन लोगों को इनके साथ बगावत कैसे हो रही है, इनकी मुक्ति किस तरह से करनी चाहिए, इसके लिए जो एजुकेशन स्टेट सिलेबस में होना चाहिए था वो नहीं होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर की ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि जिनका ध्येय ये शेड्यूल ट्राइब्स और मुस्लिम माइनॉरिटीज और सिख माइनॉरिटीज, ओबीसी, इन लोगों का सबका जो लिबरेशन है, मुक्ति है, ये जो कर रहे हैं, इनके माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हो सकता है। और ये कोशिश पिछले 40 साल से जारी है। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, अवेकन, और साथ में प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करने के बावजूद अगर वो नहीं होता है तो रास्ते पे आना, संवैधानिक तरीके से रास्ते पे आना, हिंसा के रास्ते से नहीं। और इसको सांस्कृतिक तरीके से, क्योंकि इस देश में 2 संस्कृतियां चल रही है, श्रमण संस्कृति है, एक श्रमण संस्कृति की पूरी धरोहर है, और एक ब्राह्मणी संस्कृति। ब्राह्मणी संस्कृति की धरोहर ने मूल्यवासी बहुजन समाज की आइडेंटिटी को अपभ्रंश करके, भ्रमित करके ब्राह्मणी तंत्र चलाने के माध्यम बनाए हुए हैं। हम आज, हमारी बहुत सारी महिलाएं और हमारे बहुत सारे पुरुष हिंदू आइडेंटिटी के अंतर्गत अपने आप को उनके ही मानसिक गुलाम बना के उन्होंने रखा हुआ है। तो ये जो सारा मामला है लोगों तक लेके जाने का, समझाने का, उस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस करने का, उस तरह की यंत्रणा बनाने का, उस तरह के ट्रेन लोग बनाने का, उस तरह की मशीनरी बनाने का, ताकि लोगों को अवेकन किया जाए, उनको जागरूक किया जाए और उनको इस लड़ाई के लिए तैयार किया जाए। ये लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी निर्णायक स्तर पे पहुंच सकती है, निर्णायक स्तर में इसको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो हमारे, जिस शिक्षा के आधार पर आंदोलन चलाया जाता है, जिस शिक्षा के आधार पर एक इंटेलेक्चुअल क्लास पूरे मासेस को आंदोलनात्मक बना सकता है, वह जो पहले नहीं था वो हमारे लिए आज अवेलेबल है। छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिराव फुले, शिवाजी महाराज, बाबा साहब के आंदोलन में से ये वो एक धरोहर पैदा हुई है। आज हमारा समाज उस आंदोलन का, उस धरोहर का कितना प्रतिपालन करता है, कितना उसका उपयोग करता है, कितना उसका फायदा उठा के अपना योगदान और अपना त्याग देकर इस संस्कृति को खड़ा मुकाबला करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बामसेफ इसी आइडियोलॉजी और इसी फिलॉसफी के ऊपर बनी हुई है। हमारा जो कार्य प्रणाली जो इसी के ऊपर बनी हुई है, उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं।